देखने वालों को नमस्कार। जैसा कि आज है रक्षाबंधन 19 अगस्त का दिन, तो ऐसे ही बैठे बैठे बस मन में ख्याल आया कि क्यों ना आज के दिन का एक अच्छा इस्तेमाल किया जाए। तो जो हमारे बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं, ये हमारे बहुत ही हमदर्द नेक दिल इंसान भी हैं, और साथ ही साथ ये हैं एक दीवानी कचहरी में प्रैक्टिशनर वकील, जो कि दीवानी कचहरी में ये प्रैक्टिस भी करते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों में शामिल भी होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि मैं वीडियो बनाने का शुरुआत किया है और बहुत कुछ बोलना सीख रहा हूं, वीडियो बनाना सीख रहा हूं, और अभी मुझे आगे क्या करना चाहिए वो सब मैं सीख रहा हूं। तो उसी सीखने की कड़ी में मैंने सोचा कि आज के दिन को एक बेहतर बनाया जाए और एक बेहतर शख्सियत से मिला जाए, उनके बारे में जाना जाए, उनके आने वाले भविष्य के बारे में, वो क्या करते हैं, क्या करेंगे, कैसे करते हैं। तो बहुत सारे कैसे और बहुत सारे क्यों के साथ हम मिलते हैं श्री दिनेश जी से। आप सभी लोग को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। और आप बड़े कम ही शब्द में बहुत सारी बातें कह दी, और उसका एक एक करके या तो आप क्वेश्चन किए होते हैं या बारी बारी से अब हमको जवाब देना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हर कोई अभिमन्यु नहीं होता, सब लोग यहीं सीखते हैं, और हम सभी लोग जो भी लोग हैं करके ही सीखते हैं, कुछ लोग देख कर सीखते हैं। तो ये प्रक्रिया है, करते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो जैसे कि अभी आपने एक अभिमन्यु का नाम लिया है जी, तो बहुत सारे देखने वालों को आपने ये नाम क्यों लिया है इस जगह पे वो नहीं पता होगा, कि बहुत सारे लोग सीख के नहीं आते हैं। तो पहले आप जो अगर अभिमन्यु का नाम आपने लिया है तो आपको अभिमन्यु के बारे में कुछ पता भी होगा। बिल्कुल। तो उनके बारे में कुछ बताइए कि हाँ, हर कोई सीख के नहीं आता है। तो अभिमन्यु जी ने होता है। हाँ क्या ऐसा किया था कि आपने उनका अब यहाँ जैसा पे कि नाम लिया? जब बच्चा या कोई भी व्यक्ति हुआ, बच्चा ही हुआ, तो देखता है, सुनता है, या भले देखा ना हो, सुनते सुनते वो चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाता है। हमने अभिमन्यु को देखा नहीं, हमने तो नहीं देखा, बट क्या है, नाम सुनते सुनते कहानी है, किंवदंती है। महाभारत में कहा जाता है कि अभिमन्यु जी थे, तो क्या है कि अपने माँ के पेट में ही उन्होंने कई विधाएं सीख लिया था। युद्ध की नीति जो है उन्होंने एक को छोड़ के बाकी सब सीख लिया था। तो जो नहीं सीखे थे उसी की वजह से उनकी हत्या हो गई। और उसी के नाम पे वही जो है महाभारत है। मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे आके सीख रहे हैं, मतलब दुनिया में आने के बाद हम लोग एक एक दिन नई नई चीज़ सीख रहे हैं। और अभिमन्यु जी जो हैं, इसीलिए उनको कई जगह उनका उदाहरण दिया जाता है कि हर कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, हर कोई अभिमन्यु नहीं होता है। तो इस संदर्भ में आपका ये उदाहरण था अभिमन्यु जी का। बिल्कुल। तो चलिए आगे, आप नाम तो जैसे कि मैंने बता ही दिया है, तो आगे आप अपने बारे में बताइए कि आपका जो प्रैक्टिस करते हैं वो क्या है, कैसे है, आप जैसे फील्ड होता होगा ना कि हाँ ये फील्ड में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग 5 साल की LLB करते हैं, कुछ लोग 3 साल की करते हैं। तो अब तो सुविधा हो गया है कि 5 साल पे भी कर लीजिए, 3 साल पे भी कर लीजिए। तो मैंने 3 साल वाली पढ़ाई की है, और LLB करने के बाद सीधा मैं अपने दीवानी कचहरी इस गोरखपुर प्रांगण में आकर के प्रैक्टिस करने लगा, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। और जब देखा यहाँ पे सामाजिक और तमाम तरीके की समस्याएं लोगों के साथ हैं, तो मैंने ये LLB इसीलिए मैंने ज्वाइन किया था कि समाज की जो बुराइयां हैं या अभाव है, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है पैसे की वजह से, चाहे किसी वजह से, तो मैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं। जो भी मुझसे बन पड़ता है, चाहे वो जैसे भी होता है, मैं उनको न्याय दिलाने का काम मेरा निरंतर ये जारी है, अभी भी जारी है। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि LLB की पढ़ाई एक 3 साल की होती है, एक 5 साल की होती है। तो बहुत सारे जो देखने वाले होंगे उनको इसके बारे में नहीं पता होगा कि किस पढ़ाई के बाद, जैसे हाई स्कूल, इंटर, BA, किसके बाद हम LLB की पढ़ाई कर सकते हैं, और 3 साल में क्या अंतर है और 5 साल में क्या अंतर है। नहीं, तो है क्या कि आपको इंटर के बाद जो स्नातक की पढ़ाई है वो आपको होना ही चाहिए। स्नातक के बाद ही LLB की पढ़ाई शुरू होती है, 3 साल वाली। ठीक है। और
ये जो 5 साल की है उसको इंटर के बाद कर सकते हैं। उसमें सुविधा क्या होता है कि जो हम अपने समय में 28 किताब पढ़ते थे, तो अब वो बँट गया। अब वो कुछ नए सिलेबस भी आ चुके हैं, तो अब क्या है, वो किताबें जो हैं वो बँट चुकी हैं। उनका जो सिलेबस है वो कम किया जा गया है कि जहाँ हम एक साल में हम 12 किताबें पढ़ते थे, अब उनको 10 किताब पढ़ना है, और इसी तरह बँट गया है। हमारी पढ़ाई और माननीय जज साहब की पढ़ाई एक ही है, बट है क्या कि एक परीक्षा पास किया जाता है जिसे PCSJ बोलते हैं। तो वो PCSJ की जो लोग एग्ज़ाम देते हैं, पास होते हैं, जज बनते हैं। जो लोग नहीं होते हैं, प्रैक्टिस में रहते हैं, निरंतर वो अधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट होते हैं, वकील कहे जाते हैं। अच्छा, तो जैसे जैसे कि एक अभी आपने एक शब्द बोला है माननीय जज साहब। जी जी। तो जैसे जो जिस फील्ड में होता है, तो भले ही वो इंसान सामने ना हो, लेकिन एक पद की गरिमा होती है। जी जी। जैसे कि हम लोग अभी जैसे कि एक नॉर्मल जो भी लोग हैं वो जज साहब बोल देंगे या फिर जज बोल देंगे, लेकिन चूँकि आप वकील हैं, आप उस फील्ड में, यहाँ पे आसपास हमारे कोई नहीं है। इस समय हम कचहरी में बैठे हुए हैं, दीवानी कचहरी में, और चूँकि कचहरी ऐसी जगह है कि आपको पूरी भरी रहती है। अभी मैं घुमा के बाद दिखा दूंगा, चारों तरफ कुर्सी मेज़ खाली पड़ी हुई है, पूरा एकदम सन्नाटा है। लेकिन और सिर्फ मैं बैठा हूँ। उसके बाद भी इन्होंने जज साहब का नाम बड़े अदब से और लिहाज से आगे माननीय जज साहब लगा के ही लिया है। तो ये एक फ़र्क होता है पढ़े लिखे व्यक्ति में, जानकार व्यक्ति में, और एक कम पढ़े लिखे या फिर कह लीजिए, या फिर अनपढ़ कह लीजिए, या फिर नासमझ कह लीजिए। खैर, तो जैसे कि 3 साल और 5 साल तो बता दिया आपने। जैसे और जैसे ये जो आपका क्षेत्र क्या है, मतलब क्षेत्र जैसे स्पेशलाइजेशन। जी जी। तो सभी के लिए किताबें तो एक ही होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे एक दीवानी, जैसे हम गोरखपुर में रहते हैं, तो हमारे यहाँ जैसे एक दीवानी कचहरी है और एक कलेक्ट्री कचहरी है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर राजस्व की है। जैसे यहाँ पे जो तहसील के मैटर होते हैं, वहाँ दंड प्रक्रिया संहिता के कुछ मामले, जैसे 107, 116, अब तो उसके BNS आ चुका है, तो धारा बदल गया है। तो 107, 116, 151 एकदम सरल भाषा में, जैसे कि अगर जैसे अभी हमको फ़र्क नहीं पता है। जी बता दे रहा हूँ, एक मिनट, जैसे फ़र्क नहीं पता है कि हमको दीवानी कचहरी में क्या होता है और कलेक्ट्री कचहरी में क्या होता है, तो एकदम आम भाषा में ये IPC UPC छोड़ करके कि एकदम आम भाषा में कि हाँ, दीवानी कचहरी में जैसे कि मान लीजिए कि भगवान ना करे कि कोई कभी कचहरी के चक्कर में पड़े, लेकिन अगर पड़ गया तो किस चक्कर में पड़ेगा और किस कचहरी में जाना चाहिए, ये जानकारी। तो उसके लिए सिंपल सा हम आपको उदाहरण देना चाहेंगे कि यदि 24 घंटे के अंदर कहीं मारपीट हो गया आपके आस पड़ोस में, और पुलिस को लगता है कि मामला बहुत बड़ा नहीं है, इसको आपसी सुलह समझौते के आधार पे ये आपस में लोग ख़त्म कर लेंगे। क्योंकि पुलिस का करना ये भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर मुकदमा दर्ज कर देते हैं, तो कोई पढ़ने वाला व्यक्ति है, कोई काम करने वाला व्यक्ति है, कोई बाहर जाने वाला व्यक्ति है, तो पुलिस भी ये देखती है कि अगला व्यक्ति कैसा है। उसे एक मिनट, जैसे हम ये पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मारपीट थोड़े से मारपीट हो गए हैं। जैसे 2 चीज़ है ना, दीवानी कचहरी है और कलेक्ट्री कचहरी है, तो हमको लगता है कि तहसील की बात कर रहा हूँ। तहसील मतलब तहसील जो सदर है, दीवानी की कचहरी, दीवानी की कलेक्ट्री की बात ही बता रहे हैं। जी जी। तो ये कलेक्ट्री के मतलब कलेक्ट्री के बारे में बता रहे हैं कि कलेक्ट्री में ये काम होता है। तो होता क्या है, जो नॉर्मल, जो हल्का मैंने कोई गाली गुप्ता दे दिया, धमकी दे दिया, मारपीट थोड़ा कर लिया, हाँ, और पुलिस को लगता है कि मामला बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा मोटा मामला है, आपसी सुलह समझौता से यह मामला ख़त्म कर लेंगे लोग, तो मैं इस बात को सही भी मानता हूं कि अगर मुकदमा अगर दर्ज हो जाता है तो काफ़ी लंबी प्रक्रियाएं हैं, उस प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है, और इसमें दोनों पक्षकार को काफ़ी समय और धन की बर्बादी होती है। तो ऐसे में ये जो कलेक्ट्री में है 107, 116, 151 की धारा जो है, हल्के फुल्के गाली गलौज, मारपीट, और कहीं मान लीजिए थोड़ा चोट वोट लग गया है तो मुलैया वाले करा करके वहाँ पे SDM, माननीय जो SDM महोदय हैं, उनके सामने पेश किया जाता है, तो वहाँ से बेल भी मिल जाता है, दे दिया मतलब उनके सामने जमानत की अपनी दरख्वास्त दी जाती है, और हमारे SDM साहब जो हैं वो बेल दे देते हैं, और दोनों पक्षकार अपने अपने शर्तों के अनुसार, शर्तों पर कुछ दिनों के लिए, 6 महीने के लिए वो आते रहेंगे, ताकि
शांति व्यवस्था जो है बनी रहे, भंग ना हो, ऐसी वो प्रतिभूति देते हैं और उन्हें छोड़ दिया जाता है। और ये तो हुआ ये काम। फिर जैसे मान लीजिए इस गोरखपुर तहसील में कहाँ कहाँ खेत है, ज़मीन है जो भू राजस्व के अंतर्गत हैं, जहाँ मकान नहीं बने हैं, ध्यान रहे, खेती की ज़मीन है, चक की ज़मीन है, इस तरीके से डीह की ज़मीन है, तमाम सरकारी ज़मीनें हैं। वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति रहता है या पट्टे पे रहता है या इस तरीके से जो भी ज़मीन है, वहाँ उससे से संबंधित वो वाद दाखिल किए जाते हैं। दफ़ा 28 है और भी तमाम है। तो ये सब मामले वहाँ पे चकबंदी से संबंधित वहाँ काम होते हैं। तो जैसे कि कलेक्ट्री कचहरी में आपने जैसा कि आपने बताया है कि छोटे मोटे मार झगड़ा, लड़ाई झगड़ा और ज़मीन से संबंधित और खेती से संबंधित ये काम कलेक्ट्री में होता है। अब दीवानी के बारे में बताइए। दीवानी में चूँकि कलेक्ट्री में और भी काम होते होंगे और भी किया जाता है, जैसे कि अब जैसे बैनामा किया जाता है, रजिस्ट्री भी होता है, संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन भी होता है, विवाह पंजीकरण, तमाम चीज़ें हैं। तो रजिस्ट्रेशन के अनुसार रजिस्ट्रेशन वाले में उसमें बहुत सारी चीज़ों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जैसे दान पत्र हैं और अनुबंध हैं, तमाम चीज़ें हैं। जैसे मोटी मोटा है कि हमने बता दिया। ये काम है कि हाँ वहाँ पे छोटा मोटा लड़ाई झगड़े का, उसके बाद ज़मीन का, एक और चीज़ बता दें, बातों में भूल जाएंगे। ये जो सरकारी योजनाएं आती हैं वो तुरंत ऑन द स्पॉट वहाँ से लागू हो जाती हैं। वहाँ के जो माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं, उनके अंडर में एसडीएम साहब हैं, उनके अंडर में तमाम तहसीलदार महोदय हैं, लेखपाल महोदय हैं, ये लोग भी उनका जो कार्य योजना जो है पूरा करते हैं, फुलफ़िल करते हैं कि जनता को कैसे लाभ दिया जाए या क्या क्या योजनाएं उनको कैसे कैसे पूरी की जाए। मतलब कुल मिला के बात ये है कि वहाँ पे आप छोटा मोटा लड़ाई झगड़े के अलावा जो भी सरकारी लीगल कह लीजिए या फिर कागजी कार्रवाई के लिए ये काम वहाँ पे होता है जी। उसके बाद आप दीवानी में क्या होता है? दीवानी में रटे रटाए चीज़ हैं, जैसे कि अब अगर यदि पुलिस यदि कहीं मार झगड़ा होता है, जैसे 107/16 के अलावा अगर मामलों को लगता है कि अगर पुलिस को लगता है कि मामला गंभीर है, तो पहली चीज़ तो जो 7 साल के अंदर की सज़ा है तो उसमें पुलिस वहाँ पे तहसील में दे सकती है, और नहीं तो उससे जब बड़ी है तो 24 घंटे के अंदर, ध्यान रखें कि जब मामला होता है जिस समय, उससे 24 घंटे के अंदर पुलिस को माननीय जज साहब के सामने उस अभियुक्त मतलब जो भी मारपीट लोग किए हैं उन लोगों को जज साहब के सामने पेश करना पड़ता है। और आज वही वो समय है कि ये कचहरी इस समय खाली है। आज इसको रिमांड अधिकारी बोलते हैं, जो जज साहब होते हैं उन्हें रिमांड अधिकारी बोलते हैं। तो रिमांड पे लोग, जैसे कि किसी भी समय में अगर कचहरी बंद है, मतलब चूँकि आज पूरे तरीके से कचहरी खाली है, पीछे भी दिख रहा होगा जी कि पूरा कचहरी खाली है, तो आज के दिन यहाँ पे इसको कहते हैं रिमांड अधिकारी इस समय यहाँ पे बैठे हुए हैं जी कि अगर अचानक से, जैसे चूँकि हॉस्पिटल हो गया और कचहरी हो गया, यहाँ पे कभी भी ये चीज़ें हमको नहीं लगता कभी बंद होती होंगी, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ होता ही रहता है। जी। अब ये क्योंकि समाज है, दुनिया है, तो अब इसमें अच्छा है चाहे बुरा, कुछ अच्छे भी काम होते होंगे उसके लिए भी बैठे हुए होंगे वो, और कुछ बुरे काम होते होंगे उसके लिए भी वो बैठे हुए होंगे कि यहाँ पे वो काम रुके ना, वो काम चलता रहे, सुचारू रूप से चलता रहे। तो यही एक ऐसी व्यवस्था है, इसी वजह से कि कहा जाता है कि कचहरी कभी बंद नहीं होती है। यही एक मात्र वजह है कि ऐसे अभियुक्त के लिए जज साहब आते हैं, समय से आते हैं, वहाँ उनके जो कर्मचारीगण वो लोग आते हैं, और जो अभियुक्त गिरफ्तार करके आते हैं उनके गुण दोष के आधार पर तुरंत ऑन द स्पॉट जज साहब को जैसा लगता है, या तो अगर उनकी पैरवी के लिए कोई अधिवक्ता नियुक्त हैं और जज साहब को लगता है कि उसे बेल दिया जा सकता है, तो माननीय जिला जज के सामने वो अपना जमानत प्रार्थना पत्र देंगे। अगर उन्हें लगता है, जज साहब को लगता है कि ये जेन्युइन ग्राउंड है, बात सही है और बेल देना चाहिए, तो बेल मिल जाता है तुरंत। जो पार्टी है, अभियुक्त हैं, जा सकते हैं। तो यानी कि केस चलेगा, ध्यान रहे, केस चलेगा, कार्रवाई चलेगी। यानी कि अगर केस कागज़ पे आ गया है तो वो चलते रहना है वो जब तक कि उसका कोई निर्णय ना निकल जाए या फिर सुलह समझौता ना हो जाए, तब तक वो चलता रहेगा। जी।
ठीक है, तो यानी कि अब हमको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कलेक्ट्री कचहरी में ज़मीन से संबंधित छोटे मोटे मार झगड़े हो गए और बाकी जितने भी सरकारी जो योजनाएं हैं, और जैसे कि जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय जाति निवास हो गया, आपका कोई नोटरी बनवाना है, ज़मीन रजिस्ट्री कराना है, ज़मीन बेचना है, और भी बहुत सारे, और भी शादी विवाह हो गया, संस्था का रजिस्ट्रेशन हो गया, इन सब से संबंधित इसके साथ इसके और भी जो भी इसके रिलेटेड जो भी काम होते होंगे वो कलेक्ट्री में होते हैं। और बाकी जो भी मार झगड़े, अधिकतर मार झगड़ा हो गया, मार हो गया, चोरी हो गया, डकैती हो गया, और भी जो इस गंभीर श्रेणी के अपराध में जो आते हैं, जो भी अपराध आते हैं वो दीवानी में इसका होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये तो क्रिमिनल मामले हो गए। इस दीवानी मामले, अभी ये क्रिमिनल मामले हो गया, इस दीवानी कचहरी में दीवानी मामला मतलब जो सिविल वाद हैं उन्हें भी देखा जाता है। जैसे किसी का भवन से संबंधित जो मकान बनाए हैं, हाँ, बंटवारा है, अपने ख़ानदानी पुश्तैनी जो भूमि है, तो उससे संबंधित वाद विवाद भी यहाँ सिविल के तहत देखा जाता है। उसमें भी 2 डिवीज़न है, सीनियर डिवीज़न है, जूनियर डिवीज़न है। अगर मामला 25 लाख से कम है तो उसमें रसूम अदा किया जाता है, तो उससे वो मामला जूनियर डिवीज़न को जाएगा, और उससे अधिक है तो सीनियर डिवीज़न को जाएगा। तो इस आधार पे मुकदमा दाखिल होता है। चलिए, तो मुझे लगता है कि हम लोग अभी जितना मुझको लगता है कि कलेक्ट्री और दीवानी का जो फ़र्क है मुझको तो समझ में आ गया है, और आपको भी समझ में आ गया होगा। तो आगे अब जो आपकी और गतिविधियां हैं, एक और बात और कहना चाहूँगा कि कुछ मिनट में या कुछ घंटों में पूरी व्याख्या नहीं की जा सकती। जैसे एक नहीं, मैं आपको बस ऑन द स्पॉट जो निष्कर्ष हैं मैं वही आपको बता रहा हूँ। मेन जो टॉपिक है, मेन में जो जैसे कि जो लोग नहीं जानते होंगे, कम जानते होंगे, जो जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कचहरी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होगा। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि आपको देखिए, दुनिया है, समाज है, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। ऊपर वाला हर किसी के ऊपर इतनी तो कृपा करे कि कभी उसको कचहरी का और हॉस्पिटल का मुंह ना देखना पड़े। लेकिन उसके बाद भी देखिए, एक लाइन है जो कि हमको लगता है कि मेरे दिमाग में आया है और इसको मैंने ही बोला है कि सीधे लोगों के लिए ये दुनिया बहुत टेढ़ी है। समझ रहे हैं? जो सीधा है उसके लिए ये दुनिया बहुत टेढ़ी है। सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं। हाँ, तो अगर आप समाज में हैं तो ये मान के हमेशा चलते रहिए। ये कभी मत सोचिए कि हाँ हमारे ऊपर कभी दुख नहीं पड़ेगा, आप कुछ मत करिए। आप सिंपल रास्ते में जा रहे हैं, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कुछ भी नहीं, लेकिन आप रास्ते में जा रहे हैं। अगर आप अगले की ही गलती से आपको ठोकर लग गई, अब भी तो आपने उसको कुछ बोल दिया, तो भाई आजकल हर किसी के अंदर जिसके पास पैसा है उसके दिमाग पे गर्मी चढ़ी रहती है, तो बिना वजह का आपके साथ झगड़ा हो जाएगा। और जब झगड़ा हो जाएगा तो हो सकता है कि आपको यहाँ तक आना पड़े। तो अगर आपको यहाँ तक आ गए हैं तो आपको जानकारी होना चाहिए कि हाँ कहाँ का क्या होता है और कैसे कैसे क्या करना चाहिए, मेरा अधिकार क्या है, मैं कहाँ तक क्या कर सकता हूँ। इन सारी जानकारियों की जानकारी आपको होनी चाहिए। बातों में आपने गाड़ी का जिक्र किया, MV एक्ट का जिक्र किया, बहुत ही अच्छा शब्द निकाल के लाया है आपने। जैसे खुदा न खास्ता कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाए या मार झगड़ा हो जाए, तो मार झगड़ा हो जाता तो है ये है, बट MV एक्ट मोटर दुर्घटना अगर किसी का हो जाता है तो यहाँ पे इस दीवानी प्रांगण में MV एक्ट का एक कोर्ट जो होता था वो बाहर था, लेकिन अब इस दीवानी प्रांगण में आ चुका है। MV एक्ट मतलब मोटर दुर्घटना यानी कि जैसे बाइक से, कार से किसी का झगड़ा, सड़क पर चलने वाले, सड़क पर चलने दो पहिया चार पहिया या उससे अधिक भी जो सड़क पर चलते हैं वो पूरे वाहन। अच्छा। तो हाँ, जैसे कि अभी नॉर्मल वे में आप चालान सुनते हो कि गाड़ी का चालान हो गया, तो इस दीवानी प्रांगण में उन जो चालान हैं उनको भी देखा जाता है, उनको ख़त्म किया जाता है। तो प्रक्रिया बताने की तो ज़रूरत है नहीं, बता दूँ वो तो आने के बाद जब जैसे कि फिर वही कहेंगे कि भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे कोई इन सब पचड़ों में पड़े, लेकिन अगर मान लीजिए कि भाई तो अगर हो गया
तब आपको जानकारी रखें। आपको जानकारी इतनी होनी चाहिए कि हाँ हमको कब कहाँ कैसे कौन सा कदम उठाना है, हमको उस समय क्या करना चाहिए। चलिए। तो चालान हो गया। हाँ। अब बहुत अच्छा शब्द आपने इस टॉपिक को लाया, थोड़ा सा इस पर मैं कहना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि एक बात और कि जैसे वीडियो तो लंबी हो रही है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो कि आपको बोर करे। इस वीडियो में ऐसी ही बात हो रही है जो कि आपके काम की है, आपको ही सहायता करेगी, आपको ही लाभ करेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अगर वकील साहब की बात आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि मुझको और मोटिवेशन मिले। मैं और भी लोगों को जैसे मेरे नॉलेज में जो लोग सबके समाज लोग होते हैं कि हर क्षेत्र के लोग मेरे नॉलेज में हैं। तो अगर जैसे कि मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, आप लोग आगे बढ़ाएंगे तो सबके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। चलिए, तो एमवी एक्ट के बारे में मैं आप सभी दर्शकों से यहाँ पर अपील करूँगा कि अब मैं जो कहने जा रहा हूँ ये बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और लोगों को, आप लोगों की जिम्मेदारी की ये जागरूकता आप लोग खुद फैलाएं। तो एमवी एक्ट में आपका है क्या कि जो भी सड़क हैं, अपने कहीं के भी सड़क हैं भारत के अंदर, तो क्या है कि 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, चाहे अन्य तक जितने भी ट्रक बस जो भी हैं, अगर वो ट्रक गाड़ी से चल रहे हैं, वाहन से अपने चल रहे हैं और किसी का दुर्घटना हो जाता है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। अगर आप राहगीर हैं, कोई वाहन जा रहा है और उससे वाहन से वाहन का दुर्घटना हो जाता है, या किसी व्यक्ति का दुर्घटना हो जाता है, या कोई घायल हो जाता है, या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है, ध्यान रहे, घायल कोई भी होता है या मृत्यु किसी की भी होती है, तो जो वहाँ पर उपस्थित हैं, जो भी गाड़ी हैं चाहे व्यक्ति हैं, उन लोगों का आप कोशिश कीजिए कि आप तुरंत फ़ोटो खींच लें। समय को ध्यान रखें और अपना जो नज़दीक का पुलिस चौकी है, थाना है, वहाँ उसको सूचित करें। अपना अगर यदि आपके पास फ़ोन है तो 112 नंबर पर फ़ोन करके तुरंत घटना का जानकारी दें, ताकि जो भी घायल व्यक्ति है या मृतक है उसके बारे में कागजी कार्रवाई की जा सके, उसके परिवार को सूचित की जा सके, और उसको जो मिलने वाले लाभ हैं उस परिवार, खैर वो तो जो मर गया बेचारा उसको तो नहीं मिला सकता, लेकिन सरकार द्वारा बीमा कंपनी से कुछ धनराशि उस परिवार को सहयोग राशि के रूप में दी जाती हैं, जो उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। हमने इस मुकदमे में हमने यहाँ पर काफ़ी देखा भी है, और एक चूक भी लोगों से होता है, लोग गलती करते हैं कि कहते हैं कि अगर पोस्टमार्टम, अगर कोई व्यक्ति देहांत कर जाता है, बच्चा बच्ची, औरत महिला, माने कोई भी अगर देहांत हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि नहीं, इसका पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा, चीड़-फाड़ होगा, तो हम नहीं क्लेम करेंगे। तो ये लोग गलती करते हैं, कहीं ना कहीं कानून तोड़ने का काम करते हैं, अपराध करते हैं। मेरी दृष्टि से मैं यह कहना चाहूँगा, आप स्वयं बताइए, यदि अगर कोई सामान है अगर सड़क पर फेंक दें तो गाड़ी से क्या होगा, कचरा जाएगा। वो तो भाई कचरा है ना, वो कचरा हो गया। कोई भी कचरा दे तो उससे फ़ायदा क्या, उसमें जान तो है नहीं। अब वही व्यक्ति जब उसमें जान नहीं है तो क्या रह गया, वो क्या रह गया। अरे भाई, वो आप उसको जानने वाले हो, जाएगा पोस्टमार्टम में, ऐसा तो है नहीं कि जान पहचान नहीं रहे हैं। अरे वहाँ पे बिसरा लिया जाता है, आप जो पार्ट है, जो वहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं, उन्हें लगता है कि हाँ ये चीज़ें निकाल के रखनी चाहिए, तो वही पार्ट निकाले जाते हैं। मतलब जैसा कि आपके कहने का ये मतलब है कि जैसे कि अगर कहीं कोई दुर्घटनावश किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे खैर वहाँ पे हर किसी का एक जो संवेदना होती है, जो उस व्यक्ति के साथ जो उसका जुड़ाव होता है, वो तो होता ही है, होना भी चाहिए। लेकिन लेकिन हर जगह ये सब एक लिमिट तक, बाकी जो समाज कह लीजिए, चाहे जो कानून कह लीजिए, चाहे जो नियम और प्रक्रिया कह लीजिए, उसको भी निभाना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग जो भी नियम कायदे बने हुए हैं उसको हम लोग पालन करें। अब चूँकि देखिए यहाँ पे एक कहानी छोटा सा हमको भी याद आ गया। इस बीच एक बात और कह दूँ, क्लेम से रिलेटेड
यहाँ पे तो मोटर व्हीकल हैं और सरकार द्वारा भी कुछ सुविधाएं दी जाती हैं जो कलेक्ट्री से दी जाती हैं, ध्यान रहे। जैसे यदि किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, यदि कोई व्यक्ति पानी में डूब करके मर जाता है, किसी ताल पोखरा या कहीं जगह पे अगर डूब के मर जाता है तो भी सरकार सहायता शुल्क देती है उसे। यदि किसी दीवार के से या किसी वजह से जो अननेसेसरी लगे तो सरकार उन्हें, ऐसे व्यक्तियों को, जैसे मान लीजिए बिजली गिर जाती है या करंट, जो पोल खंबा घर पे जो भी है, वो अगर करंट से मर जाता है व्यक्ति तो उसकी पुष्टि होनी चाहिए कि हाँ इस चीज़ से मरा है। हाँ, बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर ऐसे लोग हैं तो उनका स्थानीय थाने पे एक इस्तफाकिया FIR बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, इस्तफाकिया दुर्घटना बोलते हैं, इस्तफाकिया दुर्घटना दर्ज कराना पड़ेगा आपको। उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। ये 2 चीज़ें पहले क्लियर हो जाएं, तब उसके बाद कुछ कागजात लगते हैं, जैसे पारिवारिक सदस्यता है, उसकी खतौनी है, उसका नाम है कि नहीं है, ब्लॉक से जो भी कागजात हैं, पारिवारिक सदस्यता है, तो वो सब होने चाहिए। तब उसके बाद बैंक में खाता वगैरह है, उसमें कुछ ड्यूरेशन भी है कि 45 दिन के अंदर टर्नओवर होने चाहिए, मैंने वो तमाम चीज़ें हैं। जैसे कि एक मिनट, जैसे कि ये है कि मतलब जैसे कि एक सांप काटने से पानी में डूब के मरने से और बिजली से, जो आसमानी बिजली होती है, और करंट से भी, और इसी तरीके से है, तमाम है। तो ये कलेक्ट्री से दी जाती अगर है। घर में कोई नॉर्मल मृत्यु हो गई तो नॉर्मल के लिए नहीं, ऐसी कोई बात है, नॉर्मल की कोई बात नहीं है। मतलब इन जो 4-5 जो तरीके हैं, अगर ऐसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और वो ये वीडियो देख रहा हो तो क्लेम के लिए अपने थाने में संपर्क करें। नहीं, क्लेम के लिए पहले तो अधिवक्ता का नंबर आप सभी लोग के मोबाइल में होनी चाहिए, क्योंकि आप जो भी, अगर आपको जहाँ पे विधिक कार्रवाई लगती है तो आप अपने अधिवक्ता से पूछेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी, और जानकारी ही बचाव है, मैं यही कहूँगा जी। तो जानकारी आप मेरा नंबर या जो आपके अधिवक्ता जो संपर्क में है, जो भी आपके संपर्क में हो, उनसे बात करिएगा क्लेम के संबंध में। अगर और जानकारी चाहिएगा तो हमसे बात कर लीजिएगा। और अब ये तो हो गया आपके काम की बात, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप करते हैं नॉर्मल जी डेली बेसिस पे। इसके अलावा आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है जिसके बारे में भी लोगों को जानना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ बताइए। फिलहाल यहाँ आप जो भी हमारे समाज के लोग आते हैं, नोटरी बनवाने हुआ, छोटा काम 1 दिन का, जस्ट आइए जाइए, नोटरी हुआ या पारिवारिक हमारा पारिवारिक मुकदमे हुए या मार झगड़े के कुछ मुकदमे हुए या दीवानी जो ज़मीन भूमि के संबंध में बताया, इस टाइप के हैं मुकदमे हैं मेरे पास। तो इन सबों के साथ साथ मैं जब इनसे अपने पेशा से जब मुझे समय मिलता है तो मैं अपने रुचि पर थोड़ा ध्यान देता हूँ। रुचि कौन सी है? आप जैसे कि गाना लिखना, गाना गाना, अभिनय करना मुझे अच्छा लगता है। और मैं जब क्लास इंटरमीडिएट में था तो तभी से मेरे अंदर कुछ रुचि थी और मैं इसमें स्टेज शो भी किया हूँ। स्टेज शो? जी, जैसे विद्यालय की तरफ से दूसरे स्कूलों में भी स्टेज पे कार्रवाई, मतलब स्टेज पर परफॉर्म किया जाता था, तो वो भी मैंने किया है। तो मैं जब इंटर पास हुआ तो फिर जब बीए किया तो ये सब भूल गया था, बस पढ़ाई और पढ़ाई। एलएलबी किया तो वही बस पढ़ाई और पढ़ाई। लेकिन अचानक ये कोरोना का समय, ये लॉकडाउन का समय हुआ तो कुछ बैठे बैठे ऐसे ही सोचने लगा। तो सोचते सोचते मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था तो भी कुछ बहुत से गाने लिखे थे, मतलब 25-30 गाने लिखे थे। फिर मैं जब इंटर बाद में आया तो उन सबको फाड़ के फेंक दिया। तो हम क्यों? क्योंकि उस समय स्टूडियो और मुंबई आना जाना बस में नहीं था, तो मुझे लगा कि सब मेरे लिए अननेसेसरी है, तो उठा के मैंने फेंक दिया। लेकिन जब से ये कोरोना लॉकडाउन आया तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेरे अंदर थी ही, तो और मैं उसको थोड़ा सा ध्यान दिया और लगातार कई गाने निकल गए।
अच्छा, जैसे कोरोना जो है, कोरोना वो बहुत सारा मेरी दुख लेकर के आया है, लेकिन साथ साथ जितने लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें दबी हुई थी उसको भी निकाल दिया 1 महीने में। उसी तरीके से आपके अंदर का भी जो कलाकार था उसको फिर से ज़िंदा कर दिया। जी जी। तो आपने इधर वैसे कुछ गाने आपने रिकॉर्ड किए हैं? हाँ, लगभग 6 गाने रिकॉर्ड मैंने कर चुका है, और जो मेरे खुद के द्वारा लिखी हैं और मैंने खुद ही गाया है। और मेरा हमेशा कोशिश रहा है कि अपने समाज के लिए लिखूं, अपने समाज के लिए ही गाऊं, अपने समाज के लिए अपना तन मन धन मेरा समर्पित है। अच्छा, तो जैसे अगर मान लीजिए किसी को देखना हो आपका गाना तो कैसे, कहाँ देखेगा? तो मेरा अपना यूट्यूब चैनल है दिनेश ध्रुवे गोरखपुर। तो इंग्लिश में दिनेश ध्रुवे गोरखपुर लिखेंगे तो मेरा ही फ़ोटो आएगा और लोगों पे देख सकते हैं। दिनेश ध्रुवे गोरखपुर यूट्यूब पे चैनल है। इंस्टाग्राम पे वर्क नहीं करते, बस यूट्यूब पे और फेसबुक पे। और फेसबुक पे किस नाम से है? दिनेश गोंड। सिर्फ दिनेश गोंड जी। और यूट्यूब पे दिनेश ध्रुवे गोरखपुर। जी। अच्छा, सर जैसे हमको लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और हम आपके बारे में भी जान गए हैं, दीवानी और कलेक्टरी के बारे जो फ़र्क है, जो नॉर्मल बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, उसके बारे में भी हम लोग जान गए हैं। और आगे अगर आपसे हमको और कुछ जानना होगा तो मैं फिर आपके पास आऊँगा। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हों और यहाँ तक देख रहे हों तो उनको आपको बहुत सारी जानकारी जो कि कचहरी के बारे में होती है, कानून के बारे में होती है, जो नहीं पता होगी वो पता चल गई है। तो अगर आपको वकील साहब से संपर्क करना हो तो मैं आपको नीचे आपको मैं इसमें नंबर डाल दूंगा, अपना भी और वकील साहब का भी, कि अगर आपको किसी भी तरीके की ज़रूरत पड़े तो एकदम जेन्युइन, कहीं से कोई यहाँ पे जैसे ये वीडियो इनके प्रचार के लिए नहीं है, ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए है। लेकिन अगर जिस चीज़ के बारे में अगर हम लोगों ने बात की है, अगर आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो उसके लिए आप इनसे ले सकते हैं। आप इनका पूरी तरीके से सहयोग रहेगा। वो मैं ये बात इनको कहना चाहिए, लेकिन ये बात मैं इनकी तरफ से कह रहा हूँ कि ये पूरी तरीके से सहयोग करेंगे, जो कि ये करते हैं। और तो अभी ये मेरा था पहला वीडियो। आने वाले दिनों में अगर आपने मेरा साथ दिया, सहयोग किया, इस चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, तो आगे भी बहुत सारे ऐसे वीडियो आएंगे जो आपको पसंद आएंगे, आपके काम के होंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार।